नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे नाटक कथा एक कंस की भूमिका। देखिए, कथा एक कंस की ये नाटक किसका है? दया प्रकाश सिन्हा जी का ये नाटक है। यहाँ पर पौराणिक कथानक के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में कथा को प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक से पहले उन्होंने एक भूमिका लिखी है जिसमें उन्होंने बताया है कि नाटक क्या है और इस कथानक को लेने के जो पौराणिक आधार है उनके पीछे उनका उद्देश्य क्या है और वर्तमान संदर्भ में उन पौराणिक आधार पर इस कथा को उन्होंने क्यों चुना या किस प्रकार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, वो सब बातें इस भूमिका में शामिल की गई है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो भी विचार हैं लेखक के स्वयं के विचार हैं जिनको मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो यहाँ पर तोड़ मरोड़ जैसा कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। जो उनके विचार है उनको यथारूप में मैं प्रस्तुत करने का प्रयास यहाँ पर कर रही हूँ। देखिए, ये जो भूमिका है ये नाटक के प्रथम संस्करण की भूमिका है क्योंकि नाटक कई संस्करणों में प्रकाशित हो चुका है। तो यहाँ पर नाटककार का जो दृष्टिकोण है वो इस भूमिका में स्पष्ट होता है। सबसे पहले तो नाटककार ये कहते हैं कि एक व्यक्ति लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए कुछ कहता है तो वह नाटक नहीं है। यहाँ पर बात क्या है कि एक व्यक्ति लोगों की भीड़ को कुछ कह रहा है तो वो नाटक नहीं, किंतु वही व्यक्ति जब विशिष्ट उद्देश्य से अपने स्वर में कोई भाव उत्पन्न करता है तो क्या है, वो नाटक बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर कहने के पीछे क्या है, एक उद्देश्य विशेष है जिसके कारण उसे नाटक का रूप दे दिया जाता है। इस भाव में ही नाटकीयता के तत्व है। जो भाव उद्देश्य के साथ है उसमें ही नाटकीयता के तत्व है। यह नाटकीयता स्वर की विशिष्टता और उतार चढ़ाव के अतिरिक्त किस बात को महत्व देती है कि वेशभूषा कैसी है, रूप सज्जा कैसी है, भाव भंगिमा और उसकी मुद्रा इसमें उपलब्ध होती है। यही इसकी विशेषता है कि यहाँ पर स्वर का उतार चढ़ाव भी होता है, भावों के अनुकूल वेशभूषा भी है, पात्रों के अनुकूल उसकी रूप सज्जा भी की गई है, भाव भंगिमा भी बात को कहने के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उनकी मुद्रा कैसी है ये भी बहुत विशेष बात है एक नाटक के लिए, जो कि अभिनेता के साधारण संबोधन को नाटक का रूप देते हैं। जब एक व्यक्ति साधारण तौर पर भीड़ को कुछ कहता है तो वो नाटक नहीं, लेकिन वही व्यक्ति जब इन सब विशेषताओं के साथ कोई बात को अभिव्यक्त करता है तो वो क्या है, नाटक है। लेखक ये कहते हैं कि कदाचित सभ्यता के विकास में पहला नाटक केवल एक अभिनेता वाला ही रहा होगा। ऐसा वो सोचते हैं कि पहला जो नाटक हुआ होगा उसमें अभिनेता एक ही होगा। अभिनेता यानी एक्टर। उस एक पात्रीय नाटक का अभिनेता संवाद नहीं बोलता होगा क्योंकि वो अकेला है, किसके साथ बोले, इसलिए वहां पर संवाद भी नहीं होंगे। नाटक के शब्द बाद में आए। मूल एक पात्रीय नाटक के संबोधन की भाषा, विचित्र वेशभूषा, मुद्रा और भंगिमाएं ही होगी। यानी उस एक पात्र वाले नाटक की मुख्य भाषा कैसी होगी? वेशभूषा के द्वारा बातों को अभिव्यक्ति मिली होगी, उसकी मुद्राओं के द्वारा, और जो उसकी भाव भंगिमा है उसी के द्वारा उसके भाव की अभिव्यक्ति हुई होगी। यही उसकी भाषा होगी। आदिम अभिनेता किसी जानवर की खाल ओढ़कर या बिना ओढ़े ही उसकी चाल ढाल तथा मुद्रा का माइम का मतलब क्या है, मूक अभिनय करता होगा, जिसमें कुछ ना कहे हाव भावों के माध्यम से अपनी बात को अभिव्यक्त करता होगा। यही नाटक की शुरुआत रही होगी। कालांतर में अभिनेताओं की संख्या बढ़ी, यानी एक से अधिक हुए, उनकी वेशभूषा रूप सज्जा में भी विकास हुआ। मौखिक ध्वनियों के पश्चात शब्दों और संवादों ने अपना स्थान रंगमंच पर ग्रहण किया। ऐसा धीरे धीरे नाटक की विकास यात्रा में हुआ। इस परिप्रेक्ष्य में हम नाटक को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि नाटक क्या है? एक या अधिक अभिनेताओं द्वारा उपस्थित दर्शकों के प्रति वांछित प्रभाव के लिए एक कलात्मक, मूक तथा शाब्दिक संबोधन ही क्या है, नाटक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि नाटक क्या है, नाटक की प्रारंभिक अवस्था कैसी रही होगी और धीरे धीरे उसमें विकास कैसे हुआ। तथा साहित्य मूलतः एक संबोधन है। चित्रकला, नृत्य, संगीत, नाटक, कविता इत्यादि सभी के द्वारा रचनाकार एक प्रकार के दर्शकों, श्रोताओं और पाठकों को संबोधित करता है।
चाहे वो चित्रकला है, नृत्य है, संगीत है, नाटक है, कविता है, ये सब विधाएं हैं और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? दर्शकों को, श्रोताओं को या पाठक को जोड़ना, उनको कोई संदेश देना। इस समानता के बावजूद रंगमंचीय कला में, विशेषकर नाटक में, संबोधन अन्य ललित विधाओं जैसे चित्रकला, कविता, कहानी इत्यादि से भिन्न होता है। क्योंकि जो ललित कलाएं हैं जैसे चित्रकला, कविता और कहानी, यहाँ पर क्या है? संबोधन नहीं है, जबकि नाटक में क्या है? संबोधन मुख्य है। चित्रकला, कविता इत्यादि के सृजन के क्षणों में चित्रकार अथवा कवि नितांत अकेला होता है। उस चित्र का दर्शक अथवा उस कविता का पाठक या उस समय वहां पर उपस्थित नहीं होता। ना तो चित्र को देखने वाला वहां होता है, ना ही कविता को पढ़ने वाला जब रचना हो रही होती है तो नहीं होता वहां पर। यद्यपि रचनाकार के अवचेतन में उनकी अंततः उपस्थिति के प्रति सजगता अवश्य रहती है कि मैं चित्र बनाऊंगा तो देखने वाले क्या सोचेंगे, मैं कविता लिखूंगा तो देखने वालों की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये भाव कवि के मन में रहता है। चित्र निर्माण की समाप्ति पर जब वह कला दीर्घा में प्रदर्शित होता है तब दर्शक उसे देखते हैं। चित्र की रचना में दर्शक का कोई योगदान नहीं होता। उसी प्रकार कविता के सृजन के पश्चात जब वह किसी पत्रिका या पुस्तक में प्रकाशित होती है तब पाठक उसका रसास्वादन करते हैं। चित्र के दर्शकों के समान कविता के पाठक भी कवि को कविता की रचना प्रक्रिया में प्रभावित नहीं करते। यदि उनका कुछ प्रभाव होता भी है तो वह अवचेतन के स्तर पर, यानी मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं वो एक विचार होता है जो दर्शकों से मिलता है या जो पाठक है उनसे उसे मिलता है, उसको ध्यान में रखकर ही रचना की जाती है, चित्र बनाया जाता है या कविता लिखी जाती है। ये जो प्रभाव है ये नितांत अप्रत्यक्ष है, यानी प्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रभाव दर्शक का या पाठक का नहीं रहता। चित्र के दर्शकों के समान नाटक के संबोधन का लक्ष्य कौन होते हैं? उसके दर्शक होते हैं। किंतु चित्र के दर्शकों के समान नाटक के दर्शक नाटक प्रदर्शन की प्रक्रिया से असंयुक्त नहीं होते, यानी चित्र के दर्शक उससे संयुक्त नहीं होते, परंतु नाटक के जो दर्शक हैं वो उससे जुड़े होते हैं। लिखा हुआ नाटक अपने आप में संपूर्ण नहीं होता, उसकी पूर्णता उसके मंच उपस्थापन में होती है। यानी नाटक को जब हम प्रदर्शित करते हैं, मंच पर नाटक प्रस्तुत किया जाता है, तभी नाटक अपने आप में पूर्ण होता है। लिखे हुए नाटक की तुलना अधूरे चित्र अथवा शिल्प से की जा सकती है। नाटक एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसका उद्देश्य कविता, कहानी की तरह से केवल पढ़े जाना नहीं है, बल्कि अंततः जीवंत अभिनेताओं के द्वारा उसका मंचन है। यानी मंच पर अभिनेताओं के द्वारा उसको प्रस्तुत करना ही नाटक को जीवंत करना है। अतएव जब लिखित नाटक के शब्दों को अभिनेताओं के द्वारा वाणी मिलती है तो उन शब्दों में निहित भावों का जब अभिनेताओं की भंगिमा और अभिनय प्रतिभा के द्वारा विमोचन होता है और अभिनेताओं के द्वारा संप्रेषित यानी जो भेजे जाने वाले भाव है वो प्रेक्षकों के हृदय में उन्हीं भावों की अनुगूंज पैदा करते हैं। जो अभिनेता वहां पर जिस भाव को प्रस्तुत करना चाहते हैं वो भाव जब दर्शकों के हृदय में पहुंचते हैं तभी नाटक सफल होता है और उसकी प्रतिध्वनि लौटकर पुनः अभिनेताओं को प्रभावित करती है। तब नाटक की सही रचनात्मकता का उद्घाटन होता है। मान लीजिए नाटक को मंच पर कोई प्रस्तुत किया जा रहा है, कोई एक उस नाटक का पात्र है जो रोने लगता है और उसके आंसुओं को देखकर दर्शकों की आंखों में अगर आंसू आ जाए तो वो नाटक सफल नाटक माना जाता है, यानी वो दर्शक उससे बंध जाते हैं, उस पात्र में डूब जाते हैं। तो वो क्या है? उसकी रचनात्मकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक की रचना प्रक्रिया की पूर्णता नाटक को मंचित होने पर ही होती है। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। और चित्रकला के दर्शकों के विपरीत इसमें दर्शकों के प्रति संबोधन नितांत प्रत्यक्ष होता है, यानी जो भी बात की जाती है वो सामने सामने रहती है। किसी सीमा तक नाटक के दर्शक नाटक की प्रस्तुति के स्तर को भी प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार अच्छे अभिनेता दर्शकों को अपने जादू से बांधते हैं, अभिनेता और दर्शकों का यह जीवंत आदान प्रदान ही नाटक की खासियत है, नाटक की विशेषता है, जो किसी अन्य साहित्यिक और कलागत विधा में उपलब्ध नहीं होती। अभिनीत होते हुए नाटक की रचना प्रक्रिया में दर्शकों का योगदान फ्रांसीसी शब्द असिस्ते से स्पष्ट होता है।
इस शब्द के इन्होंने दो अर्थ माने हैं। एक तो है सहायता करना और दूसरा क्या है, नाटक देखने जाना। इस शब्द के विकास में नाटक और दर्शकों के संबंध का इतिहास छिपा हुआ है। नाटक देखने जाने वाला दर्शक मात्र वहां दर्शक नहीं होता, बल्कि नाटक के उपस्थापन में सहायक भी होता है। नाटक सफल कब होगा? जब दर्शक उसे मन से देखेगा और उसके साथ साथ उस भाव को अनुभव करेगा। नाटकों के मूल्यांकन में प्राय दर्शकों की भूमिका की अवहेलना हुई है। नाटक का सही मूल्यांकन साहित्य को परखने की परंपरागत कसौटी नहीं हो सकती। नितांत रंगमंचीय तत्व जैसे रूप सज्जा, वेशभूषा, मंच सज्जा इत्यादि भी नाटक के मूल्यांकन की विशेषता के लिए अपने आप में अपर्याप्त है। यहाँ पर ये सब तत्व जरूरी हैं, लेकिन उसमें दर्शक होना भी उतना ही जरूरी है। ये मानते हैं कि श्रेष्ठ नाटक वही है जिसमें अभिनेता और दर्शक बराबर की रचनात्मक साझेदारी अनुभव करते हैं। यानी दोनों उस नाटक की सफलता में अपना योगदान देना एक अपना उद्देश्य मानते हैं, तभी वो नाटक सफल है। संवाद, भाषा, रूप सच्चाई इत्यादि सब तत्व इसकी तुलना में गौण होते हैं। आशा है कि पिछले दशक में हिंदी रंगमंच के विकास की मांग के अनुरूप नाटक के मूल्यांकन की कसौटी भी परिवर्तित होकर पुरानी शास्त्रीयता तक ही सीमित नहीं रह जाएगी। यानी इसमें नया विकास होगा। केवल जो हम शास्त्रीय तत्वों के आधार पर नाटक की कसौटी मानते आए हैं, उसमें थोड़ा बदलाव आधुनिक युग में होगा। ये कहते हैं कि कुछ वर्षों पहले मैंने कृष्ण लीला देख रहा था। कंस ने अपनी नवविवाहिता बहन देवकी तथा उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। मेरे मस्तिष्क में उसी समय अनेक प्रश्न उठे। कंस तो केवल राजकुमार था, राजा तो उसका पिता उग्रसेन था। यानी यहाँ पर सत्ता तो उग्रसेन की है, तो कंस ने ऐसा क्यों किया? कंस के इस कुकृत्य पर राजा उग्रसेन ने आपत्ति क्यों नहीं की? कृष्ण लीला में इस संबंध में कुछ भी नहीं दिखाया गया। मैंने अनुमान लगाया कि कंस ने उसी समय अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर कारागार में डालकर राजसत्ता स्वयं ग्रहण कर ली होगी। साथ ही यह प्रश्न उठा कि अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उसको सहायता किससे मिली होगी, क्योंकि एक अकेला राजकुमार विद्रोह करे ऐसा इतना ज्यादा संभव नहीं प्रतीत होता। अपने अनुमान की सत्यता परखने और अन्य प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मैंने लाइब्रेरी में जाकर श्रीमद् भागवत देखी। मेरे आश्चर्य और हर्ष की सीमा नहीं थी जब मैंने देखा कि कंस ने सचमुच अपने पिता उग्रसेन को बंदीगृह में डाल दिया था और उस विद्रोह के लिए उसे सहायता अपने ससुर मगध नरेश राजा जरासंध से प्राप्त हुई थी। स्पष्ट है कि कंस की कथा के पीछे कंस का राजसत्ता का लोलुप, यानी उसके मन में राजसत्ता प्राप्ति का जो लालच था, मगध नरेश की सत्ता विस्तार की भावना, कंस की अपने पिता के प्रति दुर्भावना आदि महत्वपूर्ण होंगे, न कि भविष्यवाणी। ये मानते हैं कि मुझे ये बातें ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, बल्कि वो भविष्यवाणी इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगी। और भविष्यवाणी कौन सी थी? जिसमें देवकी के 8वें पुत्र द्वारा कंस की हत्या का इंगित था, यानी इशारा किया गया था। यह मानते हैं कि जो कुछ घटनाक्रम घटित हुआ उसके पीछे एक तो कंस का लालच था, किसका? राज सत्ता का। दूसरा क्या था? मगध नरेश स्वयं अपनी सत्ता का विस्तार करने का भाव उसके मन में था। तीसरा क्या है कि कंस अपने पिता के प्रति दुर्भावना रखता था, यानी पिता के प्रति पहले से उसके मन में ऐसे कठोर भाव रहे होंगे जिसमें पिता के प्रति प्यार, प्रेम और स्नेह, आदर जैसा कोई भाव नहीं था। तो ये कहते हैं कि ये सब बातें ज्यादा महत्वपूर्ण थी इस घटनाक्रम के पीछे, ना कि भविष्यवाणी, जिसमें क्या कहा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र यानी कृष्ण आकर कंस का वध करेगा। इसी संदर्भ में इन्होंने श्रीमद् भागवत में लिखित अंश को यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जिसमें कंस ने अपने पिता उग्रसेन को, जो यदु, भोज, अंधक, वृष्टि व यादवों के नायक थे, बंदी गृह में डाल दिया और स्वयं उन पर राज्य करने लगा, क्योंकि कोई भी उसका विरोध न कर सकता था। ये किसमें दिया गया है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में दिया गया है, जो कि प्रथम अध्याय, इसके अंतर्गत प्रथम अध्याय है। महाबली कंस मगधराज जरासंध की सहायता से प्रबलंबा सुर, बकासुर, वारुण, तृणाव्रत, आधासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केशी, धेनुक, बाणासुर और सोमासुर के साथ मिलकर यादवों को सताने लगे। कंस से पीड़ित होकर यादव, कुरु, पांचाल, केके, शालव्य, विदर्भ,
निषेध, विधेय और कौशल आदि देशों में भाग गए। यानी कंस जो है वो जरासंध की सहायता से और अनेक राक्षसों की सहायता से, जो बुरी प्रवृत्ति के लोग थे, उससे आसपास के लोगों को सताने लगे और इससे प्रभावित होकर ये वहां से जगह छोड़कर चले गए। ये भी कहा वर्णन किया गया है, श्रीमद् भागवत में ही किया गया है। और इन बातों को जानने के लिए इन्होंने हरिवंश पुराण से भी संदर्भों को लिया है और उनके अंश यहाँ दिए हैं। कंस ने अपने पिता राजा उग्रसेन का इधर उधर आना जाना बंद करके उन्हें नगर के मुख्य द्वार पर बंद कर दिया। ये भी हरिवंश पुराण के 27वें खंड में दिया हुआ है। रंगभूमि में पहुंचते ही बलभद्र ने कृष्ण से कहा, यह यहाँ शत्रु कंस बैठा है, यह जरासंध का आदमी है। इस प्रकार के इशारे से कृष्ण का समस्त मनुष्यों से परिचय करा दिया। ये समस्त लोग भी उसी गोल की ओर देख रहे थे जो बलभद्र और कृष्ण से सहित था। तो ये भी यहाँ इस हरिवंश पुराण नामक जो ग्रंथ है उसमें इस घटना को शामिल किया गया है, या इस संदर्भ में यहाँ सामग्री मिलती है। श्रीमद् भागवत तथा हरिवंश पुराण के अतिरिक्त मैंने कौन है, यहाँ स्वयं नाटककार लेखक है, पद्म पुराण, विष्णु पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त्य पुराण भी पढ़े। उनमें भी इसी आशय के साक्ष्य प्राप्त हुए। तब ये प्रश्न उठा कि कंस ने वसुदेव को बंदी क्यों बनाया। आधुनिक मन आकाशवाणी या भविष्यवाणी पर विश्वास करना स्वीकार नहीं करता। देखिए, नाटककार ये मानते हैं कि अगर आज हम कहें कि आकाशवाणी हुई है तो आज के वैज्ञानिक युग में ये बात संभव प्रतीत नहीं होती। तब ये कहते हैं कि और कौन सा कारण हो सकता है। पुराणों में एक कारण मिला जो तर्क संगत प्रतीत हुआ। वसुदेव की सगी बहन कुंती हस्तिनापुर के कौरव राजा महाराज पांडु की विवाहिता थी, अतएव वसुदेव का हस्तिनापुर की ओर झुकाव होना स्वाभाविक होगा। इसके विपरीत कंस का संबंध किससे था? मगध से था। मथुरा दो बड़े विशाल साम्राज्यों के बीच स्थित एक छोटा सा साम्राज्य था जिसे दोनों ही अपने अधिकार क्षेत्र में लाना चाहते थे। अतएव मगध और हस्तिनापुर के बीच का जो भेद विभेद था, जिसकी परिणति भीम द्वारा जरासंध की हत्या से हुई, मथुरा में कंस और वसुदेव के बीच कटुता और संघर्ष में अभिव्यक्ति होना नितांत तर्क संगत लगता है। तो यही कारण था कि यहाँ पर कंस और वासुदेव के बीच जो कटुता और संघर्ष का भाव था, उसका कारण भी यही था कि सब अपनी राजसत्ता का प्रचार प्रसार करना चाहते थे या अपनी सत्ता की सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे। ऐसे में मथुरा भी केंद्र में था ताकि अपने राज्य में उसको शामिल किया जा सके। श्रीमद् भागवत के एक अंश में, जिसमें कृष्ण के भय से आक्रांत कंस का चित्रण है, मुझे अत्यंत आकर्षित किया। वह यानी कंस भयवश रात्रि को बहुत देर तक जागता रहा। उस दुर्मति को सोने तथा जागने में विविध स्वप्न दिखाई दिए। उसने देखा कि जल या दर्पण में उसका प्रतिबिंब है, किंतु उसके सिर नहीं है। चंद्रमा, तारों और दीपक की ज्योतियां दो दो होकर दिखाई पड़ती हैं। छाया में अनेक छिद्र दिखाई पड़ते हैं। कानों में प्राणों का छू छू शब्द सुनाई पड़ता है। वृक्षों का रंग सोने के समान पीला दिखाई पड़ता है। बालू कीचड़ में पैरों के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते। वह प्रेतों से गले मिल रहा है, गधे पर चढ़कर चल रहा है, विष का भक्षण कर रहा है, सिर से पैर तक तेल से तर होकर जवा कुसुम की माला पहने नंग धड़न अकेला ही चला जा रहा है। यह स्वप्न किसको आ रहा है? कंस को आ रहा है, और अपनी जो स्थिति है वो इस प्रकार से उसे दिखाई पड़ रही है। नृशंस क्रूर कंस के भयातुर एकांकी अंतिम क्षणों के इस चित्रण में मुझे हिटलर का प्रतिरूप अनुभव हुआ, जो द्वितीय महायुद्ध के अंतिम दिनों में इसी प्रकार भयभीत आतुर मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ अपनी बंकर में अकेला रह गया था। उसी क्षण मैंने कंस पर नाटक लिखने का निश्चय किया। तो ये वो जगह है जहां से आप ये समझ सकते हैं कि लेखक के मन में इस नाटक की रचना कहां से इसका बीज अंकुरित हुआ। नाटक लिखने के लिए पुराणों से प्राप्त कंस की कथा के 4 आधार स्पष्ट थे। 4 आधारों को इन्होंने शामिल किया। एक तो कंस ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करके उन्हें कारागार में डाल दिया। दूसरा, वह जरासंध का दामाद था और मगध सहायता उसे उपलब्ध थी, यानी मगध की सहायता भी उसे मिली हुई थी। उसने हस्तिनापुर से संबंधित वसुदेव को भी बंदीगृह में डाल दिया था तथा अपने अंतिम दिनों में कृष्ण से वह इतना भयभीत था कि उसे नींद भी नहीं आती। यह वह बिंदु है जहां से मैंने नाटक प्रारंभ किया, यानी इन 4 बातों को ध्यान में रखा और नाटक प्रारंभ किया।
यहाँ पर कंस केंद्र में है, लेकिन कंस की तरह और अनेक ऐसे हमारे इतिहास में राजा हुए हैं या शासक हुए हैं जिसको इन्होंने अपने कथानक का आधार बनाया या उससे प्रेरणा ली है। नाटक प्रारंभ करते समय मेरे सामने मिथक के उपयोग और विवेचन का प्रश्न था कि वर्तमान संदर्भ में जब वैज्ञानिक युग है तो यहाँ मिथक का उपयोग कैसे किया जाए। मिथक का वैसे तो वैसा ही उपयोग आधुनिक वैज्ञानिक युग में अर्थहीन होता है। नाटक में प्रस्तुत आकाशवाणी का दृश्य आज के शिक्षित समाज से तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकता, यानी तालमेल नहीं बैठता। आज के अगर हम वैज्ञानिक युग में ऐसी कोई बात करते हैं, कंस के द्वारा पत्थर पर फेंकी हुई नवजात बालिका का देवी रूप में आकाश पर चमकना तथा भविष्यवाणी करना अशिक्षित वर्ग को भले ही प्रभावित करके श्रद्धा में उसके हाथ जुड़वा ले, किंतु आधुनिक बौद्धिक वर्ग का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव यह आवश्यक था कि नाटक को समसामयिक काल से जोड़कर, यानी जो वैज्ञानिक युग है उस समय काल से जोड़कर आधुनिक चेतना के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए जरूरी क्या था कि मिथक का सहज मानवीय मुहावरों में निरूपण यानी इंटरप्रिटेशन, मैंने इस नाटक में यही करने का प्रयत्न किया है। यानी पौराणिक कथानक, पौराणिक घटनाक्रमों को, उन मिथकीय प्रसंगों को यहाँ वर्तमान संदर्भ में कैसे शामिल किया जाए उसको इन्होंने विशेष ध्यान में रखा है। जब कंस नवजात बालिका को धरती पर पटकता है तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश पे चली जाती है, वहां देवी रूप में प्रकट होती है और कंस से कहती है कि उसको मारने वाला तो जन्म के पश्चात कहीं और भेज दिया गया है। इस चमत्कार का सहजीकरण मैंने इस प्रकार किया कि कंस जब बालिका को धरती पर पटकता है तो भयभीत होकर देखता है कि वह देवी बनकर आकाश पर चमकती हुई भविष्यवाणी कर रही है। उसने जो सुना और देखा उसकी पुष्टि वह अपने सेनापतियों और सहायकों से चाहता है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था, किंतु वो स्पष्ट कहते हैं कि उन्होंने यह चमत्कार नहीं देखा। केवल स्वाति यानी पूतना कहती है मैंने सुनी। कंस पूछता है आकाशवाणी, तो पूतना उत्तर देती है आकाशवाणी नहीं महाराज, कंस के भयभीत हृदय की वाणी। यानी ये मैंने आकाशवाणी नहीं सुनी बल्कि कंस के डरे हुए हृदय की ध्वनि, आवाज, वाणी मैंने सुनी। इस प्रकार ये चमत्कार कंस का केवल भ्रम मात्र सिद्ध होता है, जिसे उसकी शिराओं में कण कण बढ़ते भय ने निर्मित किया था। यानी उसका अंदर का, उसके मन का डर था। मिथक का एक ऐसा निरूपण आधुनिक युग में स्वीकार किया जा सकता है। वर्तमान संदर्भ में हम ये तो मान सकते हैं कि उसके मन में ऐसा विचार आया होगा, लेकिन कहीं आकाशवाणी हुई होगी ये मानना थोड़ा असंभव लगता है। आगे लेखक ये कहते हैं कि इसी तरह मैंने कृष्ण और पूतना प्रसंग को नवीन आयाम प्रदान करने का प्रयास किया है। हाल का जन्मा शिशु पूतना की हत्या नहीं कर सकता। पूतना विशेष परिस्थितियों में कृष्ण को अपना स्तनपान कराते हुए स्वयं विष खा लेती है, जिसे लोग भ्रमवश उस शिशु का चमत्कार समझते हैं। वर्तमान संदर्भ में अधिक उपयुक्त होगा, किंतु मिथक के निरूपण की अपनी सीमाएं हैं। मिथक का वर्तमान संदर्भ में नया अर्थ निकाला जा सकता है, किंतु उसकी प्रमुख घटनाओं तथा चरित्रों को बदला नहीं जा सकता। मिथक के निश्चित फ्रेम के भीतर ही उलटफेर की जा सकती है, किंतु मूल रूप में मिथक परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कृष्ण और कंस के प्रसंग का कितना ही आधुनिकीकरण क्यों न किया जाए, कृष्ण ही कंस का वध करेगा। इसका विपरीत कभी भी संभव नहीं है। मैंने इस नाटक में जहां तक हो सकता है कथानक और कथाक्रम को अधिक से अधिक मिथक के निकट रखने का प्रयत्न किया है। केवल उसमें इंटरप्रिटेशन के मामले में मैंने नाटककार की रचनात्मक स्वतंत्रता का उपयोग किया है। मैं पहले लिख चुका हूं कि कंस के चरित्रों में मुझे हिटलर की झलक दिखाई दी, तभी इस नाटक को लिखने की इच्छा, प्रेरणा सी मेरे मन को कौन थी। हिटलर की विश्व विजय की मदमाती आकांक्षा का परिणाम था दूसरा विश्व युद्ध। इसमें असंख्य व्यक्तियों के प्राण गए, अगणित परिवार छिन्न विछिन्न हुए, अनेक नगर तहस नहस होकर धरती में मिल गए। कुछ काल के लिए ऐसा लगा कि पूर्ण विश्व उसके आधिपत्य में आ जाएगा। अपनी उपलब्धि के इस चरम चरण में भी हिटलर को नींद नहीं आती थी। वह छिपकर डॉक्टर के यहाँ जाता था, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए नितांत भयभीत था और अंतिम दिनों में वह आधा पागल सा हो गया था। उसके सब साथी सहायक एक एक करके उसका साथ छोड़ चुके थे। अपनी उपलब्धि के शिखर पर खड़ा एकाकी प्रेत सा
वह अपने बंकर में बिल्कुल असहाय अकेला था जब उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। यदि विश्लेषण किया जाए तो यह सब नृशंस अत्याचारी शासकों का, जो केवल आत्मसत्ता स्थापित करना चाहते हैं, जीवन का कर्व इन्हीं निश्चित दिशाओं में बढ़ता है। यानी जीवन का जो मोड़ है, जो दिशा है, वो ऐसे ही आगे बढ़ती है। यह कहना सही नहीं होगा कि मैंने कंस के चरित्र को केवल हिटलर के जीवन पर आधारित किया। मैंने कंस के द्वारा उन व्यक्ति तंत्री स्वेच्छाचारी शासकों के निर्माण और विनाश का अन्वेषण किया जिनका समय समय पर इतिहास के विभिन्न मोड़ों पर आविर्भाव हुआ है, आगमन हुआ है, चाहे वह कंस हो, औरंगजेब, हिटलर या मुसोलिनी। ऐसे व्यक्ति आम सत्ता के विस्तार की उद्दाम आकांक्षा से पीड़ित उस मार्ग पर बढ़ते जाते हैं जहां से लौटना संभव नहीं होता और जिसकी परिणति आत्मनाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। शेर के सवार की भांति वह अंत तक शेर से उतर नहीं सकते। अंततः ऊपरी तड़क भड़क के बावजूद वह विवशता की घुटन अनुभव करते हैं जो उनके जीवन की वास्तविक त्रासदी होती है। इस नाटक के द्वारा मैंने एक स्वेच्छाचारी शासक के उत्थान पतन के अतिरिक्त उसकी महत्वाकांक्षा में निहित त्रासदी को पकड़ने की चेष्टा यानी कोशिश की है। यही नाटक की मूल संवेदना है। तो इसके साथ उम्मीद करती हूँ कि ये भूमिका आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि लेखक ने इस नाटक को क्यों लिखा, किन बातों को आधार बनाया, कंस को ही क्यों लिया यहाँ पर मुख्य टाइटल के रूप में हम कह सकते हैं, या शीर्षक को आधार कंस पर ही क्यों आधारित किया, वो सब बातें लेखक यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। भूमिका थोड़ी बड़ी है तो मैं इसे 2 भागों में डालूंगी। नेक्स्ट जो इसका भाग है वो जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको इसी तरह से इसकी भूमिका चाहिए थी या इसका कोई और रूप आप चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह जुड़े रहें।